थी कि हम थोड़ा सा पोर्शन हम जो करेंगे वो डेफिनेटली वो हिस्सा करेंगे जो पास्ट जो क्वेश्चंस है मेक और बाय डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये मैंने अभी हेड ऑफिस पे दिया था, आपको ये क्वेश्चन मिल चुके होंगे। दिस वन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। इसी को मैं स्टार्ट लेता हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। Sun Company, this question has taken from winter 2016. Question number 2, और रिक्वायरमेंट अगर देखें तो वो कहता है कि should Sun make or buy the component and what are the other considerations should be taken into account। ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें देखें कि Sun Company makes 4 components A, B, C and D for which cost in the forthcoming year are expected to be as follows। हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन भी गिवन है, यूनिट मार्जिनल कॉस्ट, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर वेरिएबल ओवरहेड कितनी लग रही है इन हाउस अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट पर एनम एंड कमिटेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो है वो भी गिवन है आपको। ठीक है, अच्छा, अब इनके 2 किस्म की फिक्स कॉस्ट होती है। एक होती है जिसको आप नाम देते हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेट करती है। अगर उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दूंगा यानी उसको इन हाउस नहीं बनाऊंगा तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट पे वो कॉस्ट मेरी सेव हो जाएगी, उस प्रोडक्ट को बंद करने की वजह से वो कॉस्ट सेव हो जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपको एंड पे दी हुई है अदर फिक्स कॉस्ट में कमिटेड कॉस्ट, ऑलवेज रिमेंबर कमिटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपने कमिट की हुई है, चाहे आप प्रोडक्ट बनाओ, एक प्रोडक्ट में कम कर दूं एक प्रोडक्ट ज्यादा कर दूं, ये कॉस्ट में चेंज नहीं आएगी। दिस कॉस्ट इज नोन एज कमिटेड कॉस्ट। ठीक है, तो कमिटेड कॉस्ट किसी सूरत में रेलिवेंट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद वो कहता है सब कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑफर्ड टू सप्लाई यूनिट्स ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर ₹12, 21, 10 और 14। यानी एक सब कॉन्ट्रैक्टर हमें कह रहे हैं जी कि हम आपको इस प्राइसेस पर सप्लाई करेंगे, और अब आपने बताना है कि किसको इन हाउस बनाना है और किसको हमें इन हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमें बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बताया कि आपको कौन सी प्रोडक्ट इन हाउस बनानी चाहिए या नहीं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और बढ़ाया है, जब हमने मेक और बाय डिस्कस किया था एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी परचेज कॉस्ट है वो हमेशा हायर होती है इन हाउस कॉस्ट से। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन कहीं पर डिफरेंट भी नजर आती है। जैसे प्रोडक्ट ए को देखें, इसको इन हाउस बनाते हैं तो 14 की कॉस्ट आती है, और अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो 12 की कॉस्ट आती है। अभी मैंने फिक्स कॉस्ट अकाउंट फॉर नहीं की। ठीक है, इसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट, इसको देखते हैं। सन लिमिटेड, सन को क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें चूंकि 4 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी, आप चारों को ले लें। प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड प्रोडक्ट डी। अच्छा, अब मैंने इसमें देखना है अगर इन हाउस प्रोडक्शन करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी। यहाँ लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ कोई रैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आपने मूव नहीं करना, या सिंपल कैलकुलेशन करनी है कि इन हाउस कॉस्ट है। तो पहले मैं हेडिंग देता हूँ कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। अगर मैं इन हाउस प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, और ये जो मैं कॉस्ट निकालने लगा हूँ दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। इसमें देखें तो पहली कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर मैं प्रोडक्ट ए को इन हाउस बनाता हूं
तो ये मेरी कॉस्ट आएगी 4, D5, ये क्वेश्चन में गिवन C2 और D4। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है 8, 9, 4, 6, you can see from the question 8, 9, 4 and 6। इसी तरह तीसरी कॉस्ट लीजिएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में देखें तो 2, 3, 1, 2। अच्छा, अब यहां पर आपने फिक्स कॉस्ट भी लेनी है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट लेनी है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, यानी अब मैं यहां लेता हूं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए प्रोडक्ट ए की जो प्रोडक्ट जो है इनकर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग ए। अगर मैं ए को बनाता हूं तो मेरी 1000 फिक्स कॉस्ट लगेगी, और ए के मैं कितने यूनिट बना रहा हूं 2000। इसको 1000 डिवाइडेड बाय 2000 कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ये पर यूनिट चाहिए। ठीक है, ये पर यूनिट कैलकुलेशन करना, ये 50 पैसा कॉस्ट है। बी की जो कॉस्ट लग रही है वो 5000 है और 1500 यूनिट बना रहे हैं, यानी 5000 डिवाइडेड बाय 1500, ये 3.33 कॉस्ट आ गई। प्रोडक्ट सी पे जो कॉस्ट लग रही है 6000 और इसके यूनिट बन रहे हैं 4000, 1.50। डी को देखें तो 8000 कॉस्ट लग रही है और 3000 यूनिट्स, 2.67। ठीक है, इसको जब प्लस करूंगा, इन सबको जब मैं प्लस कर लेता हूँ दिस वन, ऐसे 14.50, बी की 20.33, सी की 8.50 और डी की 14.67। ये मेरी कॉस्ट आ गई इन हाउस प्रोडक्शन। अब अगर मैं देखता हूँ कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट फ्रॉम आउटसाइड, अगर मैं आउटसाइडर से बाय करता हूँ प्रोडक्ट ए, तो ये देखिएगा a subcontractor has offered to supply A, B, C, D for ₹12, यानी ये हमें 12 में देने को तैयार है, ये 21 में, तीसरी 10 में और फोर्थ 14। अच्छा, अब जिस वक्त मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने ये लिख ली, अब जस्ट कंपैरिजन ये करना है आपने इन दोनों में से कि कहां पर मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी। अब देखिए कि अगर यहाँ कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ जहाँ लिमिटिंग फैक्टर नहीं है रैंकिंग नहीं करते, आपने जस्ट ये देखना है कि व्हाट वुड बी द डिसीजन, यानी अब डिसीजन क्या होना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट ए को अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ इन हाउस, तो मेरी कॉस्ट 14.50 आती है पर यूनिट, और अगर मैं बाहर से बाय करता हूँ आउटसाइडर सप्लायर से तो 12 रुपीज कॉस्ट आती है। इसका मतलब है कि ए प्रोडक्ट को मुझे बाय करना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बाय करूंगा तो इकोनॉमिकल पड़ेगा। प्रोडक्ट बी को देखें तो इन हाउस में बनाता हूं तो 20 रुपीज 33 पैसा में तैयार होती है, और अगर मैं सप्लाई और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर से लेता हूं तो 21 कॉस्ट आती है। इसका मतलब है कि मेरे इन हाउस कॉस्ट कम है, इसको मुझे इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, यानी इसको चले छोटा वर्ड यूज कर लेते हैं, मेक करना चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट सी में देखें, अगर प्रोडक्ट सी में इन हाउस बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट 8.50 पर यूनिट होगी, और अगर मैं बाय करता हूं किसी आउटसाइड सप्लायर से तो मेरी कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट होगी। इन हाउस कॉस्ट कम है, इसको भी मुझे मेक करना चाहिए। अब प्रोडक्ट डी की तरफ आइएगा तो यहाँ पर अगर मैं इन हाउस इसको तैयार करता हूँ तो 14.67 कॉस्ट आएगी, और अगर मैं बाहर से बाय करता हूँ तो 14 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ बाइंग कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिकल है। सो डिसीजन इज द क्लियर कि दो प्रोडक्ट इसमें से मुझे बाय करनी है और दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मुझे इसमें से मेक करनी। लेकिन इस क्वेश्चन का एक साथ में ये भी लिखा हुआ है, एंड व्हाट आर द अदर कॉन्सिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। देखिए अगर मैं ए
और बी, ए और डी को दोनों को बाय करता हूँ, तो यकीनी बात है प्रोडक्ट बी और सी मैं सिर्फ बनाऊंगा। अब मेरे पास जो कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, यानी प्लांट में कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, क्या बी और सी की मैं डिमांड इंक्रीज कर सकता हूँ? इस चीज को भी मेक श्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज शायद ये डिसीजन इतना फेवरेबल ना हो। तो यहाँ मैं अदर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। इसमें पहली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि स्पेयर कैपेसिटी existed due to shutdown of product A due to in-house discontinuation of in-house making due to A and B, product A and B can be utilized in expanding demand of product B and C। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। नंबर 2 कंसिडरेशन में ये काउंट द प्रोडक्ट the subcontractor currently supplied product A and B on most economical terms। The question is that whether quality of product will be maintained by subcontractor on regular basis। क्या वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, could the subcontractor be supply product A and B to us without being delayed, without delaying the deliveries? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तीसरा लिखा कि अगर हमें वो टाइम पे नहीं देता, यानी अगर लेट करेगा तो हमारा कस्टमर लॉस्ट हो जाएगा, तो वो इससे बेहतर था कि हम कॉस्टली बना दें लेकिन इन हाउस बना दें। सो ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने 3 लिखी है। इट इज इनफ कि 3 आप लिखते हैं, ये काफी है। और इसको भी आपने अकाउंट फॉर करना है इसको फाइनल डिसीजन लेते हुए। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऑल द अबव considerations shall also be accounted for before making a final decision। ये मेरा पहला क्वेश्चन था आपके सामने जो सन का। ओके, जो मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा, beer should be produced, ठीक है, जब से fixed cost of the cost of sale और fixed cost is calculated cost per unit। ओके, देखिए मैंने अभी आपको बताया, मैं ये फिर रिपीट करता हूँ। फिक्स कॉस्ट हमने ये पढ़ा था कि हम इसको इग्नोर करते हैं डिसीजन मेकिंग में। उसकी बेसिक रीजन क्या होती है कि फिक्स कॉस्ट उस डिसीजन पे कम या ज्यादा होने से चेंज नहीं है। ठीक है, यही हमारा प्रिंसिपल है। तो अब भी मैं अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ और आपसे यही कह रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये फिक्स कॉस्ट क्यों ली?
क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन में दो किस्म की फुल फिक्स कॉस्ट है, एक अदर फिक्स कॉस्ट है जिसका वर्ड है कमिटेड। कमिटेड फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे कि जो कि हर हालत में आपने इनकर करनी है, चाहे आप प्रोडक्ट ए बी सी डी सारी की सारी में से कोई प्रोडक्ट बनाओ इन हाउस या ना बनाओ। जैसे अगर मैं बी और सी अभी डिसकंटिन्यू कर दे, ए और सी डी डिसकंटिन्यू कर देता हूँ और उसको बाय करता हूँ, तो ये कॉस्ट तब भी इनकर होगी। ठीक है, इसलिए इस कॉस्ट को रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता, ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आता। अब आ जाए इसकी तरफ, ये जो वर्ड है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग इट, ये फिक्स कॉस्ट यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए होती है, ये भी फिक्स है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को मैं नहीं बनाता इन हाउस तो ये कॉस्ट मेरी सेव हो जाती है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर रहे हैं। ओके, अदर कॉन्सेंट्रेशन, जी अदर फिक्स कॉस्ट जो है वो, अदर फिक्स कॉस्ट का मतलब कमिटेड फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे और बाकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बिल्कुल हम लेंगे। और अदर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि देखिए आप जिस वक्त प्रोडक्ट ए और डी आपको महंगी पड़ रही है बनाते हुए, आप कहते हैं कि इसको बाय कर लो, ये डिसीजन इतना आसान काम नहीं है कि जी मैं बाय कर लूँ जी। कि अब देखिए खास तौर पे इस प्रोडक्ट में इन हाउस और बाइंग की कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं इन हाउस बनाता हूँ तो 14.67 कॉस्ट है, और अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो 14 रुपीज कॉस्ट है, सिर्फ 67 पैसा ज्यादा है। तो ठीक है, डिसीजन यही होना चाहिए कि मुझे कॉस्ट बचानी है तो बाय करना चाहिए। लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन ये है कि मैं जिससे ये प्रोडक्ट खरीदूंगा, जो सप्लाई मुझे ऑफर कर रहा है इस वक्त, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड कर भी रहा है, क्या फ्यूचर में वो मुझे ये क्वालिटी मेंटेन कर सकेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं प्रोडक्ट ए और डी को बंद कर दूं, क्योंकि इसको तो बंद करना पड़ेगा, डिसीजन ये है कि इसको बाय करना चाहिए, इसको इन हाउस नहीं बनाऊंगा तो इसका प्रोडक्शन प्रोसेस बंद कर दूंगा। तो अब कल आफ्टरवर्ड्स इन फ्यूचर अब प्रोडक्ट ए और डी हमें नहीं मिलती मार्केट से, सप्लायर टाइमली नहीं देता, क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, प्राइसेस बढ़ा देता है, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो मुझे आज अकाउंट फॉर करने चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये पॉसिबल है कि मेरा डिसीजन शायद गलत हो। प्रोडक्ट बी और सी की जो अदर फिक्स कॉस्ट है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी, जो अपोर्शन कॉस्ट है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई हमें डिस्काउंट दे रहा है सप्लायर, ठीक है, तो आप उसको भी लेस करो कॉस्ट में से, ठीक है, वो आपने लाजमन लेस करो। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था इसमें लिमिटिंग फैक्टर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, और ये भी आपके विंटर 16 में ही आया था। और याद रखिए विंटर 16 में आपके दो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था न्यूमेरिक का, और 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन था। और अब यहाँ वो लिख रहा है प्रोडक्ट ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड इन अ जॉइंट प्रोसेस, यानी आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो ए और बी, और ये जॉइंट प्रोसेस से बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद वो लिख रहा है जी एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट product A is complete whereas product B can be processed further। यानी जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग होती हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जहां दोनों प्रोडक्ट्स अलग होंगी, प्रोडक्ट ए तो मैं सेल कर दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट बी जो है उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। कैन बी फर्दर प्रोसेस, वो कर सकते हैं आप उसको फर्दर प्रोसेस। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ए के आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, प्रोडक्ट बी के 15,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस जो है एट स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट की 20 है, प्रोडक्ट बी की स्प्लिट ऑफ जो सॉरी सेलिंग प्राइस है वो 5 है। यानी अगर मैं प्रोडक्ट बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करूंगा तो 5 रुपीज में सेल होगी, और इफ प्रोसेस फर्दर, और अगर फर्दर प्रोसेस करके करता हूं तो 10 रुपीज में सेल होगी, यानी डबल प्राइस होगी।
लेकिन उस पर मेरी कॉस्ट भी लगेगी, कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ जो है वो मेरी 50,000 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, परफॉर्म सेल और प्रोसेस फर्दर एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट बी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए क्या प्रोडक्ट बी को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, उसकी तरफ आऊंगा। अब क्वेश्चन 2, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग। अब इसमें हमें सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं, तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। तो पहले तो मैं लिखता हूं कि बेनिफिट इफ प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसेस्ड। अब देखिए क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि पहले आप इसको सेल कर रहे थे 5 रुपीज में, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा तो ये सेल होगा 10 रुपीज में, यानी 10 माइनस 5, 5 रुपीज पर यूनिट मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मैं कितने यूनिट बना रहा हूँ, 15,000, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी एक यूनिट पर 5 रुपए में ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता हूं। तो ये अमाउंट आएगी 15,000 इंटू 5, ये मेरा बेनिफिट हो गया। लेकिन कॉस्ट क्या है, तो आखिर की बात है, ये बेनिफिट कमाने के लिए मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग टू बी इनकर्ड। जो मुझे फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ेगी वो है 50,000। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो बस यही दो चीजें थी। अब नेट देखें बेनिफिट है या कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि नेट बेनिफिट है, और नेट बेनिफिट कितना है, 75 माइनस 20 सॉरी 50, दैट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज का मेरा इजाफा होगा अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं। तो अब मेरा फाइनल डिसीजन मैं लिखूंगा द प्रोडक्ट बी should be processed further because the net benefit of rupees 25,000 will be generated यानी प्रोडक्ट बी को मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि उसको अगर फर्दर प्रोसेस करूंगा तो मेरा नेट बेनिफिट जो है वो 25,000 जनरेट होगा। ठीक है, या मेरे प्रॉफिट में 25,000 रुपीज का इजाफा हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, जो ये मेरे रेड कलर से लिखा है यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा जी, 75,000 जो है वो टोटल रेवेन्यू नहीं है, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। 75,000 इज एन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, 75 पहले था, 150 होगा, तो इजाफा होगा 150,000। दूसरा आपने को क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 विंटर 2021 फर्दर प्रोसेसिंग का। ठीक है, ये भी मैं करवा देता हूँ, आज ही करेंगे इसको, नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 विंटर 2021। हाँ जी, हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका ए पार्ट भी है जी, वो थ्योरी का वो मैं बता देता हूँ कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। समर 2018 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ये भी करो। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
दैट इज बेसिकली समर 2017। ये समर 2017 का पेपर में है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड विच शुड बी आउटसोर्स, शो ऑल योर वर्किंग अलोंग विथ योर प्रायोरिटी फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। देखिए यहाँ प्रायोरिटी मांग रहे हैं, यहाँ प्रायोरिटी मांगेगा तो डेफिनेटली ये लिमिटिंग फैक्टर वाला है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर में जो मेक और बाय है। और शो टोटल कॉस्ट फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्स प्रोडक्शन। अगर मैं इन हाउस और आउटसोर्स जो कर रहा हूँ उसकी टोटल प्रोडक्शन जो है, टोटल कॉस्ट भी मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी। देखिए मैं तरतीब से चल रहा हूँ, जैसे ही आता है मैं करता हूँ, आपको क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको जो आप कह रहे फिक्स कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट में दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने पहले भी बोला है, दो किस्म की फिक्स कॉस्ट होती है। एक होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट से रिलेट करती हो। अगर उस प्रोडक्ट को आप नहीं बनाओगे तो वो कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो जहाँ लिहाजा ये कॉस्ट में चेंज आती है, इस वजह से हम इसको लेते हैं। एक होती है सिंपल फिक्स कॉस्ट, जिसको कमिटेड फिक्स कॉस्ट भी कहेंगे, उसको आप नहीं दो, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट 10 गिवन है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ओके। देखिए देखिए अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ, ये कॉस्ट नहीं है, ये प्लीज ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इफ प्रोसेस फॉर फर्दर प्रोसेस। कॉस्ट तो ये 50,000, ठीक हो गया। कॉस्ट जो है वो 50,000। ओके, अच्छा आगे चलिए। अब इस क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये उस्मान नवाज ने क्वेश्चन किया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्वेश्चन को एक दफा फिर गौर से देखो। ये जो आपने लिखा है कि क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए 10 गिवन है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ले रहे होते हैं, देखिए इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि अगर हम इफ नॉट प्रोसेस्ड, इफ नॉट फर्दर प्रोसेस, अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम कितने यूनिट बेच रहे हैं? हम 15,000 यूनिट बेच रहे हैं। किस प्राइस पे? 5 रुपीज पे। तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 75। अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तब भी मैं 15,000 यूनिट बेचूंगा, लेकिन अब 10 रुपीज में बेचूंगा तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 150। तो मेरा नेट, मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ वो आप देखो कितना, 150 माइनस 75। इसको आसान तरीका ये होता है कि 10 माइनस 5 इंटू 15,000 करोगे तो 75,000 आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए। चलिए, ठीक हो गया, थैंक यू। कोई बात नहीं, एक कंफ्यूजन होती रहती है, आप क्वेश्चन करें, बिल्कुल आप करें, आपका राइट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुमकिन हो सकता है, लेकिन समटाइम इतने क्वेश्चन होते हैं कि नहीं देख सकता, लेकिन जितना मुमकिन होगा इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं दोबारा से। उसके बाद फिर मैं आपके पास पेपर के उन क्वेश्चंस को भी लूंगा, पहले यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ट बाय कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, uh, the market is always operating at full capacity. It makes 4 products, alpha, beta, gamma, and hexa. All 4 products are made on an imported machine, and the machine capacity for the year at Best Buy's factory is 5 to
50 hours and that is my limiting factor, ठीक है। However it is able, यानी machine hour जो है वो मेरा limiting factor है। However it is able to obtain any of these products in unlimited quantities from a subcontractor, लेकिन इसके अलावा वो कहता है हम इसको मार्केट से सब कॉन्ट्रैक्टर से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लिखता है जी एनुअल सेल्स डिमांड तब सबकी गिवन है, सेल्स प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस अगर बनाते हो, अगर वेरिएबल और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज आउटसोर्स में, और मशीन आवर्स पर यूनिट इन हाउस प्रोडक्शन। अब चूंकि ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है तो इसके लिए एक टेबल आपको याद होगा, हम उसी टेबल को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, that is Best Buy company. अच्छा, इसमें आप वही चारों प्रोडक्ट लिख लें, अल्फा, बीटा, गामा एंड हेक्सा, ये 4 प्रोडक्ट्स है हमारी। अब सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है लिमिटिंग फैक्टर जो गिवन है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब उस टेबल को शुरू करूंगा और एंड तक ले जाऊंगा। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कैलकुलेट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस मैन्युफैक्चर, ठीक है। यानी अब मैं लेता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इफ दे, अगर मैं उसको खुद बनाता हूँ, इन हाउस बनाता हूँ, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। इसमें देखें तो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 7.5, 10.5, 9 एंड 10.5, ये मेरी इन हाउस कॉस्ट। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में, अगर मैं ये बाय करता हूं तो मैं लिखता हूं कॉस्ट पर यूनिट टू बाय। अगर मैं बाय करता हूं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। अब देखिए कॉस्ट पर यूनिट आ रही है मेरी 12, 17.7, और लिमिटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमेशा बाइंग कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंस लोगे और डिफरेंस लेने के बाद देखोगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितनी पे करनी पड़ेगी अगर मैं बाय करता हूं, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट। अब देखिए अगर मैं अल्फा को बाहर से बाय करता हूं तो 12 रुपीज में बाय करूंगा, लेकिन अगर खुद बनाऊंगा तो 7.50 में बना सकता हूं, तो 4.50 जो है वो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बीटा की भी कैलकुलेशन करें, चारों की कैलकुलेशन करें, यानी अगर मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूं अल्फा का तो 4 रुपए, सॉरी वो बाय करता हूं तो 4.50 कॉस्ट मुझे ज्यादा पे करनी पड़ेगी। एक यूनिट बीटा की अगर मैं मार्केट से बाय करता हूं और प्रेफरेंस देता हूं उसको तो 7.20 कॉस्ट पर यूनिट होगी, गामा की 6.75 होगी, हेक्सा की 6 होगी, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेंगे, ये तो हो गया एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको कन्वर्ट करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर में। अब लिमिटिंग फैक्टर मेरे मशीन आवर्स हैं जो ये दिए हुए हैं पर यूनिट, इसको इस पे डिवाइड कर दूंगा मशीन आवर्स पर यूनिट। अब जब डिवाइड, अब ये कितने हैं 0.38, नेक्स्ट 0.75 आवर्स लगेंगे, नेक्स्ट 0.45 और लास्ट में 0.6 आवर्स। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर इफ बॉट। अगर मैं बाय करता हूं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर जो है वो कितनी होगी, इसको इस पे डिवाइड करोगे 11.84, और इस तरह सारों पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन और यानी पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो गई अगर मैं इसको इन हाउस बनाने की बजाय बाय करता हूं। अब इसकी बेस पे मुझे रैंकिंग करनी है, रैंकिंग टू बाय। अच्छा, जिस पे बाइंग कॉस्ट मुझे सबसे कम पड़ रही है, एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट, जैसे बीटा में दैट शुड बी बॉट फर्स्ट, और सेकंड हेक्सा को मुझे बाय करना चाहिए, थर्ड
अल्फा को बाय करना चाहिए और फोर्थ गामा को बाय करना चाहिए, और इसी को कन्वर्ट कर लूंगा रैंकिंग टू मेक। अगर मैं इन हाउस बनाता हूं तो जिस प्रोडक्ट को मैं कह रहा हूं कि सबसे आखिर में बाय करना, ऑब्वियसली उसको मैं सबसे पहले प्रोड्यूस करूंगा। जो थर्ड में है वो सेकंड हो जाएगी, जो सेकंड है वो थर्ड, रिवर्स फॉर्म लगा दो, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले जाओ। और फोर्थ जिसको आप कह रहे हो कि बीटा प्रोडक्ट को सबसे पहले मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए इन हाउस, तो उसको सबसे आखिर में आपको बनाना चाहिए। ये चार आपके पास आ जाते रैंकिंग। अब इसकी बेस पे मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब मेरे पास यहाँ पर मशीन आवर्स अवेलेबल है, जो लिमिटिंग फैक्टर है। और यहाँ पर आ जाएगा units to make and then units to buy। अब आइएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्स कितना है मेरे पास एज पर क्वेश्चन। देखिए मशीन आवर्स मेरे पास जो अवेलेबल है वो लिख रहा है जी 5250। मेरे पास 5250 मशीन आवर्स अवेलेबल। अब यूनिट्स, अब इसमें से मैं किसको पहले बनाऊंगा? अब मेक वाली रैंकिंग को माइंड में रखिए, दिस वन, इसको मैं येलो कर, सबसे पहले मुझे बाय करना है गामा को, मेक करना है गामा। अगर इसको मैं मेक करता हूं तो इसकी डिमांड कितनी है? 4500, और एक यूनिट को बनाने के लिए 0.445 आवर्स है। ठीक है, यानी 4500 यूनिट मैंने बनाने, और इसकी अगर कैलकुलेशन देके जो वहां शो करनी है कितने आवर्स लगेंगे, तो आप क्या करोगे? 4500 इंटू 0.45। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ लाऊंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी इस पे मेरे 2025 आवर्स लग जाएंगे गामा को बनाने के लिए। इसको इन हाउस बनाऊंगा। इसको बनाने के बाद मेरे पास जो आवर्स बचेंगे वो है 3225। अब मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा अल्फा को, मेक में अल्फा को। अब अल्फा की जो डिमांड है वो 6000 है, और इसके एक यूनिट को बनाने के लिए 0.38 आवर्स लगे, यानी 6000 यूनिट बनाते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 0.38 आवर्स लगेंगे। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6000 इंटू 0.38, तो ये 2280 की अबाउट आ जाती है। और ये यानी इतने और मशीन आवर्स मुझे चाहिए होंगे अल्फा को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अल्फा और गामा को प्रोड्यूस करने के पास मेरे पास सिर्फ 945 जो है वो आपके पास मशीन आवर्स बचे। और अब थर्ड प्रायोरिटी जो है ये मेरी प्रोडक्ट हेक्सा, इसको थर्ड पे मैंने मैन्युफैक्चर करना है। अब हेक्सा की देखते हैं डिमांड कितनी है और कितने रिसोर्स यूज होंगे। देखो 7500 डिमांड है और 0.6 मशीन आवर्स होंगे। ये तो मेरे पास सफिशिएंट है ही नहीं, देख ले सफिशिएंट नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 945 के 945 जितने भी हैं वो सारे मैं यूटिलाइज करूंगा, और इसमें देखें कितने यूनिट बन जाएंगे। 945 डिवाइडेड बाय 0. मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई 0.6, यानी इससे मैं 567 यूनिट बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड ही करेंगे, ये 1575 यूनिट बना सकते हो, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 60% टाइम चाहिए, एक घंटे का, यानी आप कह लो 0.6 आवर्स चाहिए। तो ये बात है कि अगर मेरे पास 945 आवर्स है तो 945 से ज्यादा यूनिट, इसलिए इसको डिवाइड किया, यहां तक मेरा मुकम्मल हो गया।
अब देखिएगा आगे, ये यूनिट में मेक कर रहा हूँ और इसकी वर्किंग मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये कैसे मैंने कैलकुलेट की थी, ये मैंने कैलकुलेट की थी 945 आवर्स है, और एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 0.60 और चाहिए। इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये अमाउंट आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरी डिमांड कितनी थी हेक्सा में, 7500, और मैं कितने यूनिट बना सका हूँ 1575। तो 7500 में से 1575 लेस कर दो, बाकी जितने यूनिट बचते हैं 5925, इसको मुझे बाय करना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास अब रिसोर्स नहीं। इसी तरह अब एक प्रोडक्ट अभी भी रहती है एंड दैट इज प्रोडक्ट बीटा, जिसको मैं इन हाउस नहीं बना सकता क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है। इसकी जितनी डिमांड है 9000, ये सारी मुझे बाय करनी है। ये सिंपल तरीका होता है मेक और बाय का। और ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पार्ट ए आपके सामने किया है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहां से लेकर यहां, ठीक है। अब इसका पार्ट बी, वो कहता है शो टोटल कॉस्ट फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्स प्रोडक्शन। दिस पार्ट इज इजी और ये भी 10 मार्क्स का, बट ये बहुत छोटा सा पार्ट है। पार्ट बी, अच्छा अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बता दो कितनी लगेगी टोटल कॉस्ट। तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहले इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन जो मैं करूंगा किस किस को करूंगा ये लिखे हुए, ठीक है। गामा के 4500 यूनिट्स करूंगा, और इस पे मेरी यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिट्स, एक टेबल सी बन जाएगी, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने ये देखिए 4500 यूनिट बनाने हैं इन हाउस, और एक यूनिट की यूनिट कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट इन हाउस अगर बनाता हूं तो देखिए 9 रुपीज, ये 9 रुपीज आ गई। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 रुपीज, क्योंकि ये मैं इन हाउस बना। उसके बाद अल्फा, अल्फा के इन हाउस यूनिट जो बन रहे हैं वो आपके 6000 है, और अल्फा पे जो कॉस्ट लगेगी एक यूनिट की वो 7.50, अगर इन हाउस बना। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 45,000 कॉस्ट आ गई अल्फा। उसके बाद आखिर में चलिए तीसरी प्रोडक्ट जो मैं बना सकता हूँ इन हाउस वो हेक्सा है, और हेक्सा के मैं सिर्फ 1575 यूनिट बना सकता हूँ। और अगर इसको बनाता हूँ हेक्सा को तो मेरी इन हाउस मैन्युफैक्चर की कॉस्ट 10.50 होगी। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉस्ट आ गई 16,538, ठीक है। ये टोटल किया यहाँ पर, ये पहला हिस्सा मैंने टोटल किया इन तीनों को 102038, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। अगर मैं इन हाउस बनाता हूं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 102380 है। लेकिन अब आ जाए जो मैं बाय करूंगा वो कॉस्ट क्या है, क्योंकि दोनों का उसने पूछा आउटसोर्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ आउटसोर्स प्रोडक्शन। आउटसोर्स वो है जो आप बाहर से बाय कर रहे हैं। अब आउटसोर्स प्रोडक्शन में आता हूँ, तो आउटसोर्स के कौन कौन से यूनिट आप बना रहे हो, 5925 हेक्सा के, पहले मैं यूनिट लिख लेता हूँ, और 9000 बीटा, ये वो है जो आउटसोर्स कर रहे हो यानी बाय कर रहे हो। इसको मैं बाय करूंगा। अब कितनी यूनिट कॉस्ट होगी, हेक्सा को अगर बाय करता हूं, हेक्सा की बाइंग कॉस्ट है 16.50 पर यूनिट, और अगर बीटा को बाय करता हूं तो बीटा की जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो 17.7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 97763 और 159,300, और इसको प्लस करूंगा तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में तो
ओवरऑल टोटल कॉस्ट मांगी है ना, देखिए वो कह रहा है शो टोटल कॉस्ट फॉर इन हाउस एंड आउटसोर्स। अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है इन दोनों का सम 359 100, that is the final answer. ओके ये भी हो गया हमारा, इसके दोनों पार्ट्स कर लिए। अगर क्वेश्चन का फिर एक दुनिया क्वेश्चन है तो उसको जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मेरा ख्याल आपने क्वेश्चन किए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 50,000 लेस की है इसमें से, यस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। सर अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है आपको, चले इसमें अब मैं तो कुछ नहीं हल इसका कर सकता। uh, अच्छा, why we are not taking buying ranking first instead of making ranking। देखिए बेसिकली होता ये है कि हमारा ये जो मेथड है ना, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है। इस वजह से हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, ये इसको एक मेथड डेवलप हुआ है। हाँ, अगर आप मुझे क्या कैलकुलेट कर दो मैं कर दूंगा, वो मसला नहीं, बट बुक्स में जो मेथड है हम उसी को फॉलो करते हैं। इस मेथड का नाम है वेरिएबल कॉस्ट मेथड। और इस मेथड के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस कॉस्ट में, यानी आपने जो वेरिएबल कॉस्ट पे की है बाइंग की, वो एक्स्ट्रा कितनी है। लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा का वर्ड यूज करता हूँ तो ये याद रखिएगा ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट आएगी जो कि इंक्रीमेंटल है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और ये आपकी बाइंग से रिलेट करती है। इसलिए बाइंग की जो आपकी होगी ना रैंकिंग, वो हमेशा फर्स्ट आएगी, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेक और बाय रैंकिंग प्रोडक्ट मेक और बाय। देखिए लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वही एक चैप्टर में। उसमें इतना याद रखिएगा, लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं वो या रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और इससे आप मार्केट डिमांड पूरा नहीं कर सकते। यानी जितने यूनिट मार्केट डिमांड है ना आपकी, उसे आप हरगिज पूरा नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग फैक्टर। अब मुझे करना क्या होता है, अगर सिंपल लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है तो वहां ऑप्टिमल मिक्स निकालते हैं, यानी जहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। और यहाँ पे चूंकि हम कॉस्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को इन हाउस बनाएं जो हमें इन हाउस में सस्ती पड़ती है, और बाकी प्रोडक्ट जितनी भी है वो मैं बाय कर लूंगा, और इस सिचुएशन में जो कॉस्ट है वो मेरी मिनिमम, ठीक है। why the two products not taken in outsourcing, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो इन हाउस ज्यादा है। रैंकिंग करने का मकसद ही ये था ना आपका, ठीक है। क्वेश्चन 6 ऑफ समर 2018, यस मैंने नोट किया हुआ है, करवाता हूँ। सेल ऑफ फर्दर प्रोसेस के लेक्चर, जो आप एग्जांपल करवाई थी, फिक्स कॉस्ट ली है। अच्छा, देखिए सेल और फर्दर प्रोसेस के क्वेश्चन में सिर्फ वो फिक्स कॉस्ट लेंगे, मैंने अभी बताया जो आज ली है, जिस तरह आज ली है बस उसी कॉस्ट को लेना, उसके अलावा और कोई फिक्स कॉस्ट को आप नहीं लोगे। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट होती है सिर्फ उसको लेना है। लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड क्यों नहीं किया? भाई लिमिटिंग फैक्टर से किया है, आप गौर से देखो, ये किया है, ये देखिए, ये जहां तक मैंने कैलकुलेट किया रैंकिंग वाला पोर्शन कहा गया, ये आया एक्स्ट्रा का। इसको जब मैंने डिवाइड किया इस पर तो ये आंसर आ रहा है, तो डिवाइड किया मैंने। अच्छा, टाइम फैक्टर इज लिमिटिंग कॉस्ट फैक्टर इफ वी नीड प्रोडक्शन ऑन इमरजेंसी बेसिस, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। आप टाइम फैक्टर भी लिमिटिंग होता है अगर उस सूरत में देखें। अब आप, मैं अगर आपको ये कहूँ, लिमिटिंग का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि आपने सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइज करनी, बल्कि जो गिवन सिचुएशन है वहां कोशिश करें कम से कम कॉस्ट हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो अभी आपने कहा टाइम मैनेजमेंट की ना, टाइम लिमिटेशंस की। अब मेरे पास एक सप्लायर है, वो मुझे
कहते हैं जी मैं 1 वीक में आपको सप्लाई करूंगा, मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ, बट ड्यू टू स्ट्राइक्स या अदर फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, इसका मतलब अब टाइम लिमिटेशन क्रिएट हो गई। अब मैं उसको जो मैंने ऑर्डर दिया हो वो टाइम पे नहीं पहुंचे, तो अब मैं उसको प्रेडिक्ट करूंगा कि कितने दिनों के लिए स्टॉक लेट हो जाएगा, उतने दिन के लिए मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। और अगर मैं खरीदता हूँ और कॉस्टली भी बाय करता हूँ तो वो मेरे लिए इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर बजाय ये कि मैं अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूं, कस्टमर में मार्केट के अंदर मैं कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो लॉस कर दूं, इससे बेहतर है मैं थोड़ी सी कॉस्ट पे कर दूं। इसलिए हम इसको लिमिटिंग फैक्टर कह सकते हैं इस सिचुएशन में। और उसके बाद make or buy में ranking का purpose due to limiting factor is to minimize cost due to in-house production and buy to minimize cost. Yes, absolute. ऐसा ही है, क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि जो आप इन हाउस बना रहे हो वो कौन सी प्रोडक्ट में इन हाउस बनाऊं तो इकोनॉमिकल पड़े, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको मैं बाय करूं तो मुझे इकोनॉमिकल पड़े। ठीक है, इस वजह से हम इसकी सारी दोनों रैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, गामा क्यों नहीं कंसीडर किया आउटसोर्स में? ओके, ये मैं देख लेता हूँ क्या, फिर आपको जवाब देता हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गामा कॉस्ट क्यों नहीं ऐड की? अब आइएगा यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, यही बात, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये है कि गामा क्यों नहीं ऐड की आउटसोर्स में, क्योंकि गामा की जो मैक्सिमम डिमांड थी वो 4500 थी। आप देख लो क्वेश्चन के अंदर इसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, 4500। मैं 4500 इन हाउस बना रहा हूँ, तो मुझे बाय करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इन हाउस में आएगा। सेम इसी तरह अल्फा की भी जो डिमांड है ना, अगर आप देखो तो ये 6000, और मैं 6 से 6000 यूनिट जो है वो इन हाउस बना रहा हूँ। जब मैं इन हाउस बना रहा हूँ तो इसको भी बाय करने की जरूरत नहीं। इस वजह से इसको आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को आप आउटसोर्स में नहीं दो। जिस प्रोडक्ट को मैं इन हाउस नहीं बना सकता उसको मुझे बाय करना चाहिए। ये बेसिक इस पे थीम लेकर आते हैं। अच्छा, optimal solution is calculated for maximizing revenue with limiting factor associated remaining by from market. जब आप एक याद रखिएगा, जैसे कि हम मेक और बाय डिसीजन लगाते हैं तो आप मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू की कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, आप मिनिमाइजिंग कॉस्ट के बेसिस पे जाते हैं। अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब हम या रेवेन्यू इंक्रीज करें या कॉस्ट डिक्रीज करें। तो लिमिटिंग फैक्टर में जो हम यूज करते हैं वो कॉस्ट डिक्रीज है। अच्छा, ये जो आपके क्वेश्चंस है ना जी के फ्लॉ पेपर का ये क्वेश्चन, फ्लॉ का ये क्वेश्चन, ये हम आखिरी क्लासेस में करेंगे। अभी मैंने जो प्लान बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी जो आज की क्लास के बाद हमारी 3 क्लासेस, सॉरी 5 क्लासेस हो रही हैं, जिसमें 4 रमजान में है। एक दो तीन रमजान में भी 5 क्लासेस है, तो 2 ईद के फौरन बाद जो है तो आपकी 2 क्लासेस होगी। और उसमें मुझे अगर ज्यादा टाइम भी लेना पड़ा तो मैं रिक्वेस्ट करके ले लूँगा। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो जो आपकी क्वेश्चन रह गए हैं पास पेपर के और प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम जो टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने ये रिपीट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं करवा नहीं रहा, ये एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सेकंड टाइम पेपर में आया था विंटर 2018 में, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज चेंज, ठीक है। जैसे वहां पर ये देखिए सेम वही है, एक तो यूनिट का थोड़ा सा चेंज आ गया। यहाँ यूनिट 10 और 15 थे, यहाँ यूनिट 10 और 20 है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल प्राइस सेम है, आफ्टर प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग सेम है, और सिर्फ ये कॉस्ट आपकी। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया होगा समर 2018। ठीक, अब मैं पास पेपर ओपन करता हूँ जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपने एक क्वेश्चन ये किया था जी विंटर 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर तो इसी टॉपिक से है तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा अभी। ये ओपन होता है। बस समर 2015 का क्वेश्चन 5 और 6, समर 2018 का क्वेश्चन 5 और 6।
ठीक है, ये भी देखते हैं। और समर 21 का 8, 21 क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको देखो, ये आपने मुझे कहा था जी विंटर 2021 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आप जो मुझे पेपर बता रहे हो विंटर 2021 और क्वेश्चन नंबर 2, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो न्यूमेरिक है ही। पहले तो आप जरा ये चीज देख के बताइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, विंटर 2021 क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 4। ओके, चलो तो 4 कर लेते हैं। इसमें तो 4 भी नहीं है, क्या कर रहे हो? आपने कौन सा पेपर खोला हुआ है? इसमें तो आया नहीं हुआ फर्दर प्रोसेसिंग विंटर 2021। ये देख ले पेपर मेरे सामने, विंटर 2021। समर 18 में आता हूँ फिर, अगर नहीं मिल रहा। समर 2021, आई थिंक आप लोगों ने विंटर नहीं लिखा। चले समर 2021 की। हाँ जी, इस पे क्वेश्चन नंबर, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आया, ये इसमें भी नहीं आया। आप लोग क्वेश्चन ठीक नहीं देख रहे हो, इसमें आया नहीं। हाँ ये है सर, ठीक है। विंटर 2021 का क्वेश्चन नंबर 8, विंटर 2021 का क्वेश्चन नंबर 8। ये फर्दर प्रोसेसिंग का है, 20 मार्क्स का। शुड JP1 बी सोल्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस और शुड इट बी फर्दर प्रोसेस इन द प्रोडक्ट FP1। ठीक है, अब देखिए वो कहता है कंपनी मेक्स 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस फॉर एवरी 100 kg of input to the common process. Output consists of 40 kg of joint product JP1 and 60 kg of joint product 2। यानी आप अगर 100 kg में इनपुट करता हूँ कॉमन प्रोसेस में, तो 40 kg जो है वो मेरा ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 बनती है और 60 kg ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 बनती है। कॉस्ट ऑफ कॉमन प्रोसेस आर 400 पर 100 किलोग्राम ऑफ इनपुट। ये बिल्कुल रेलिवेंट कॉस्ट नहीं, क्योंकि मेरा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में कोई भी पास्ट कॉस्ट नहीं लोगे। अच्छा, आगे लिखते हैं JP कैन बी सोल्ड फॉर ₹10 per kg and JP2 can be sold for 16 per kg। ठीक है, alternatively JP1 can be processed further to make a finished product FP1। ठीक है, कि JP1 को आप फर्दर प्रोसेस करो कर सकते हो और FP1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6 per kg एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ 96,000 पर ईयर। फिर आ गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इसको लाजमन लोगे। उसके बाद वो लिख रहे हैं द फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट वुड हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹28 पर kg। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ FP1 को तो सेलिंग प्राइस 28 होगी, हालांकि पहले उसकी प्राइस 10 थी। अच्छा, आगे लिखता है कि 10 there is estimate it is estimated that 10,000 kg of JP1 will be produced each year। there are no losses in any process। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो किया, बहुत सिंपल और 20 मार्क्स का दिया हुआ, इमेजिन करें, बहुत इजी क्वेश्चन। सो यहाँ मैं आप पेपर का रेफरेंस लिख रहा हूँ, विंटर 2020। विंटर 2021 और क्वेश्चन नंबर 8
मेक और बाय का है, इसी को मैं कॉपी करूंगा और वहां से वैल्यूज चेंज कर दूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब करना है नहीं करना वो बात का देखते हैं कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए नहीं। हाँ पता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी कॉस्ट। देखो पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसको देखूं, यहाँ से कि एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। देखो अगर JP1 को सेल करता हूं तो 10 रुपीज में सेल कर रहा हूं, राइट। हम इसको सेल कर रहे हैं 10 रुपीज में। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट FP1 वुड हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ 28 पर केजी। और कितने यूनिट आप बना रहे हो, अगर आप नीचे आओ तो आप 10,000 केजी बना रहे हो। बस ये इंफॉर्मेशन से मैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकाल लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, देखिए 10,000 यूनिट है। अच्छा अब यहाँ पहले प्राइस की बात करूं तो 28 माइनस 10 इंटू 10,000। ठीक है, यानी पहले अब रेवेन्यू मेरा 28 जनरेट होगा अगर फर्दर प्रोसेस करूंगा। फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा तो 10 रुपीज होगा, तो 18 रुपीज पर यूनिट एक्स्ट्रा बेनिफिट जनरेट होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 28 माइनस 10 इंटू 10,000, ये आता है 180,000। अब फर्दर कॉस्ट की तरफ चलते हैं, इसमें दो कॉस्ट दी हुई है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, बल्कि एक और कॉलम भी इजाफा कर लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड। फर्दर कॉस्ट कितनी इनकर्ड होगी, कैलकुलेशन में आइएगा तो वो लिख रहा है जी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में alternatively JP1 can be processed to make a finished product. FP1 cost of further processing consists of variable cost of 6 per kg। एक तो मेरी 6 पर kg कॉस्ट लगेगी, यानी अब वेरिएबल कॉस्ट इस पे लगेगी वो 6 पर kg। अब बताइए कितने kg आप बना रहे हो, 10,000 kg। जो फर्दर प्रोसेस करोगे इंटू 6 कॉस्ट लगेगी, तो ये मेरे पास आ गया 60,000। ये 60,000, ठीक है जी। अब एक कॉलम का और इजाफा करता हूँ। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ 96,000 पर ईयर। और ये मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, ये भी लेंगे आप। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, और ये बनती है माइनस 96,000। अब इसको जरा फार्मूले को दोबारा चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें तीन वैल्यूज हैं। इसको कैलकुलेट करें, 180,000 में से 60,000 और 96,000 मैच किया तो 24,000 आ रहा है। दिस इज नेट बेनिफिट, राइट, दिस इज नेट बेनिफिट। तो व्हाट शुड वी डू, ऑब्वियसली हमें इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। यानी प्रोडक्ट कौन सी थी, FP JP1, JP1 should be processed further as the net benefit of 25,000 will be generated। तो ये सेम क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया ऊपर, इसमें कोई फर्क नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का इजाफा, बाकी तो वही क्वेश्चन। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का रोल नहीं, अच्छा हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसकी रीजन ये है कि आप का ये डिसीजन है फर्दर प्रोसेसिंग का। और ये जब मैंने आपके सामने पैराग्राफ पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। जब भी आप फ्यूचर कोई डिसीजन लेते हो, पास्ट की कॉस्ट किसी तरह रेलिवेंट नहीं है। बस वो कॉस्ट जो डिसीजन ले रहे हो उसकी वजह से जो कॉस्ट चेंज होनी है वो ले, क्योंकि ये डिसीजन शुरू ही स्प्लिट ऑफ के बाद से है। तो स्प्लिट ऑफ तक जो कॉस्ट लगी है उस पर कोई चेंज नहीं आएगी, चाहे मैं फर्दर प्रोसेस करूं या फर्दर प्रोसेस ना करूं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन में। समर 2018 का आपने बोला क्वेश्चन नंबर 5 और 6। समर 2018, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन तो अभी हमने किया ही नहीं है, इसको छोड़ दो, अभी तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, ये तो रेशियो है। और 6 जो है,
ओके, सेल्स कमीशन 2%, ये मेरा ख्याल है बजट का क्वेश्चन है। What is the lowest price Cadet should accept for the reworked machinery from Kaka? Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये स्पेसिफिक मशीन से रिलेटेड है, ये भी डिसीजन मेकिंग का ही। ये मैंने बताया ना कि एंड पे जो हमारी क्लासेस होनी है वो हमने इन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो हमारे इन टॉपिक्स में नहीं है, और से जनरल, इसको हम जनरलाइज क्वेश्चन कहते हैं, होता है डिसीजन मेकिंग से, मगर ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट नहीं करता। इसको जनरलाइज आपने देखना होता है कि ये क्या कह रहा है, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद अच्छा जी, उसके बाद जो आपने लिखवाया मैं उसकी तरफ आता हूँ पहले। विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, विंटर 2020। मैंने पहले आपसे कहा था मैं सिर्फ अभी वो क्वेश्चन करूंगा जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरा ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ये फर्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका बी पार्ट फर्दर प्रोसेसिंग है, और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी मैं करवा देता हूँ, इसको चूंकि इसका बी पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ, लेकिन मैं सारा भी करवा दूंगा, वो मसला नहीं है इसमें। इसको कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने कहा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रिलेट करता है आपका हाइलो मेथड से, और ये तो हम कर चुके हैं। अगर आपको इस पर प्रॉब्लम्स है तो ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करने हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेनिफिशियल है, ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखिएगा। असल में जब मैंने फर्दर प्रोसेसिंग आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि पास्ट जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन पास्ट की कैलकुलेशन जो है वो तो होती है, और वो इस डिसीजन पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन वैसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि उसकी कॉस्टिंग कर दो तो वो बिल्कुल होगी। जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड फॉर ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल अज्यूमिंग ऑल आउटपुट वाज सोल्ड एज प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी इसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर, एंड ज्वाइंट कॉस्ट वर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, ये चीज उसने मांगी। दूसरा कह रहा है डिटरमिन वेदर फर्दर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट बी इज वर्थवाइल। हाँ, ये जो आपका बी पार्ट है वो मेरा इस डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक रखता है। बहरहाल इसका पहला हिस्सा बहुत ईजी होता है, कोई ये अगेन वही मैं बात करूंगा जनरल है, लेकिन इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि उसके साथ है पार्ट, इसलिए। ठीक है, अगर सेपरेट क्वेश्चन होता तो अभी मैं ये ना करवाता। ये पेपर है जी हमारे पास विंटर 2020 का, विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें उसने चूंकि प्रॉफिट मांगा हुआ है प्रोडक्ट वाइज भी और टोटल भी, तो दो प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज एंड इन टोटल, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और एंड पे मैं लिखूंगा टोटल। अब पहले क्वेश्चन जरा पढ़ लें, इनकम स्टेटमेंट टाइप बनानी है आपको। देखो वो ये कह रहा है जी कि पेस कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड बी जॉइंटली इन अ सिंगल ऑपरेशन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द रीसेंट पीरियड। रॉ मटेरियल इनपुट आपने की है 120,000 केजी, 432,000 कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट आपकी लगी है 348,000। ये जो 780,000 कॉस्ट लगी है जिसको मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, और इसका बी पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ ए पार्ट से। अच्छा, इसके अलावा जो आउटपुट हुई है वो आपकी 72,000 प्रोडक्ट ए की है और 48,000 प्रोडक्ट बी। आपने इस 780 की कॉस्ट को इन दोनों को अपोर्शन कर, बस ये काम होता है इसमें आपका। आगे लिखता है प्रोडक्ट ए सोल्ड फॉर 8 रुपीज 60 पैसा पर केजी एंड प्रोडक्ट बी कैन बी सोल्ड फॉर 7.580 per kg, or alternatively can be further processed to produce the same weight of product BB।
या इसको फर्दर प्रोसेस की एक ऑप्शन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 1.40 पर केजी एंड प्रोडक्ट बीपी कैन बी सोल्ड फॉर 9 पर केजी। ओके, अब आइएगा इसमें, तो सबसे पहले तो फर्दर प्रोसेसिंग को भी छोड़ दो। अब मैं देखता हूँ कि अगर इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करता और कॉस्टिंग करता हूँ तो सेल कितनी हो, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट में सेल कर सकता हूँ, 72,000 और प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस क्या है 8.60 पर केजी। ठीक है, इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेल आ जाएगी प्रोडक्ट ए की। ये मैं यहाँ वर्किंग शो करता हूँ आपको, 72,000 इंटू 72,000 यूनिट सेल कर रहे हो, एक यूनिट सेल होगा 8.60 से, ये प्रोडक्ट ए की आएगी। और प्रोडक्ट बी की भी कैलकुलेशन कर लो, प्रोडक्ट बी के 48,000 आप यूनिट सेल करोगे और एक यूनिट सेल होगा कितने में, 7.80 में। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और बी की सेल आ गई 72,000 इंटू 8.60। ठीक है, और प्रोडक्ट बी की जो सेल आएगी वो आएगी 48,000 इंटू 7.80। अब इन दोनों को ऐड कर लें, इसको ऐड किया तो 993,600 जो है ये मेरी सेल्स आ गई। अब मुझे कॉस्ट चाहिए। अब कॉस्ट जो है ना, यहाँ पर सिंपल ज्वाइंट कॉस्ट हम निकालें, ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट कॉस्ट आपने ए और बी में कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंपल ज्वाइंट कॉस्ट में मटेरियल भी शामिल है और आपकी कन्वर्जन कॉस्ट भी शामिल है, इसको आपने एलोकेट करना। ठीक है, अब इसको एलोकेट करने के लिए मैं इसको वर्किंग में कन्वर्ट करता हूँ। वर्किंग नंबर 1 है तो बहुत इजी वर्किंग, लेकिन इसको अलग कर, जब सेल में से ज्वाइंट कॉस्ट लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। चले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लेकिन इसमें लॉस नहीं आएगा, इसको प्रॉफिट आएगा। ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, लेकिन इसको अभी मुकम्मल करना है, इसको पहले मुकम्मल करना है, उसके बाद आगे जाएगा। ये तो मैंने अभी फॉर्मूला लगा दिया, ये प्रॉफिट। अब मैं नीचे वर्किंग 1 बना, बल्कि इसको साइड पे ले जाते हैं वर्किंग 1 को। अच्छा, वर्किंग 1 में देखें हमने करना क्या, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है मेरी, पहले उसको ज्वाइंट कॉस्ट है मेरी 780,000 जो क्वेश्चन में गिवन। अब इसमें जो, अब वो किस बेस पर अपोर्शन करनी है, वो लिख रहा है ज्वाइंट कॉस्ट वर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट, यानी जितने जितना वेट है ना उसकी बेसिस पर आप इसको अपोर्शन करोगे। अब वेट है 72,000 और 48,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ वेट ऑफ प्रोडक्ट्स या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट प्रोड्यूस किया आपने किसके, प्रोडक्ट ए के 72,000 और प्रोडक्ट बी के 48,000। तो टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए वो यहां ले आते हैं, 72 प्लस 48 120,000। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 780,000 कॉस्ट लगी है ये 120,000 यूनिट्स की है। इसको जब डिवाइड करूंगा 780,000 को 120,000 पर, तो 6.50 जो आ रही है ये यूनिट कॉस्ट। जब यूनिट कॉस्ट निकल आई मेरी, अब मैं कॉस्ट अपोर्शन करूँ, कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट्स। अब मैं अपोर्शन कैसे करूंगा, जितने जितने यूनिट बनाए हैं ना उसको 6.50 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो प्रोडक्ट ए के 72,000 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वो 6.50, तो 72,000 इंटू 6.50 ये 468,000 की कॉस्ट आ गई। प्रोडक्ट बी की तरफ आइएगा, प्रोडक्ट बी के आपने कितने यूनिट बनाए हैं 48,000 और इस पे भी जो कॉस्ट लगेगी वो 6.50 है अपोर्शन कॉस्ट, 48,000 इंटू 6.50 ये आ गया 312। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो एग्जैक्टली वो 780,000 है। यानी आपने किया क्या कि 780,000 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है
वो आपने अपोर्शन कर दी दोनों प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट ए को भी और प्रोडक्ट बी को भी। अब इसके लिए इसको यहाँ ले आते हैं, ये आ रही है जी कॉस्ट मेरी 468,000, इसका प्रॉफिट आ रहा है 151,200 और दूसरे का 312,400 और इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 312,62,400 है और इसका जो टोटल एक्सपेंस वही 780 है और टोटल प्रॉफिट 213,600। ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है। अब देखो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट भी शामिल, तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब दूसरा वो कहता है, हाँ अब दूसरा वही क्वेश्चन है कि उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं, तो उसको उसके लिए अब हम वही कॉन्सेप्ट आते हैं। इसी को उठा लेते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग वाले को। क्या मुझे करना चाहिए नहीं, ये तो बात का फैसला, पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए अब बेनिफिट क्या होगा, पहले बेनिफिट की तरफ। अगर मैं प्रोडक्ट बी को इस वक्त सेल करता हूं तो ये सेल होती है 7.80 पर केजी में, ठीक है जी, 7.80 पर केजी। और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो ये सेल होगी 9 रुपीज, यानी 1 केजी के अगेंस्ट मुझे कितना बेनिफिट होगा, कितना इंक्रीज होगा रेवेन्यू, 1.20। तो इसी तरह मैं लिखूंगा, देखो अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मेरा बेनिफिट जो है वो 9 रुपीज होगा और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो मेरा रेवेन्यू 7.80 है। और कितने यूनिट्स आप करोगे बी के हैं 48,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 48,000। अब ये कैलकुलेशन की फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, 9 माइनस 7.80 इंटू 48,000, ये बनता है जी 57,600 का बेनिफिट। और कॉस्ट क्या बनेगी ये भी देख लो, वो ये कहता है जी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है 1.40 पर केजी है, यानी इस पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगी 1.40 पर केजी। तो ये फर्दर कॉस्ट है, इस पे सिर्फ एक ही कॉस्ट होगी, ठीक है। और ये है 48,000 यूनिट है और वो कह रहा है एक यूनिट पे जो कॉस्ट लगेगी वो है हमारी 1.40। अब ये कैलकुलेशन यहां लाते हैं, इज इक्वल टू 48,000 इंटू 1.40, तो ये 62,500 आ गया। इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब यहां पर आंसर माइनस में आ रहा है तो मैं लिखता हूं द प्रोडक्ट बी should not be processed further because the net loss of rupees 9,600 will be suffered or will be occurred, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन तीसरी दफा आया है आपका, मतलब और हर क्वेश्चन को मैंने देखे आपके सामने उसी स्टाइल में किया है, मैंने कोई नया स्टाइल इसमें नहीं लगाया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था विंटर 2018 का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो आप कह रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हाई लो मेथड है, ये अभी नहीं करेंगे, अभी हम आज के दिन में अभी हम उसको ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैंने लिख लिया और क्वेश्चन 8 जो है ये मैंने पेंडिंग में निशान लगाया। अब आपने एक बताया हुआ समर 2021 का क्वेश्चन नंबर 8, समर 2021 क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन। Okay, preserve packaging needs to help the making the decision or CFO to analysis the cost of running preserve packing department including that। हाँ जी, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो वो ये कह रहा है कि डिस्कस ईच ऑफ द अमाउंट गिवन इन अबव सिनेरियो विद रिगार्ड टू रेलेवेंस इन द डिपार्टमेंट क्लोजिंग डिवीजन। इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस डिवीजन को क्लोज कर देना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन करवा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज ₹110,000 वेयर हाउस रेंटल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिपार्टमेंट। वो कह रहा है पैकेजिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ से जो 110,000 की कॉस्ट है वेयर हाउस रेंट, वो किस टाइप की कॉस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। और तीसरा कहता है what is the meaning and practical application of differential cost analysis, also describe some of the problems
where it may be applied। ये क्वेश्चन प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो न्यूमेरिक है ही नहीं। इसमें वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे फर्दर इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के उसे दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि कॉस्ट को एक्सप्लेन कर। जरा आते हैं इसमें। पहले वो कह रहा है कि जो भी अमाउंट आपको सिनेरियो में दी हुई है उसकी रेलिवेंस बताइएगा डिपार्टमेंट क्लोजिंग डिसीजन में क्या हो, सिर्फ रेलिवेंस बतानी है। अब क्वेश्चन पढ़िएगा। Impreza company is considering the elimination of its packaging department. Management has received an offer from an outside firm to supply all Impreza packaging needs. To help in making the decision, Impreza's chief executive has asked the CFO for an analysis for the cost of running Impreza's packaging department. Including in that analysis is rupees 99,100 of rent, which represent the packaging department's allocation of the rent on Impreza's factories building. If the packaging department is eliminated, the space it will be used, its use will be converted to storage space. Currently, Impreza's rent storage space in the nearby warehouse for rupees 110,000 per year. The warehouse rent would no longer be necessary if the packaging department were eliminated. अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह समझिए कि Impreza कंपनी जो है वो आपकी एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करने का यानी पे डिसीजन लेना चाह रही है कि क्या मुझे अपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो मैनेजमेंट के पास एक ऑफर है आउटसाइड फर्म से कि वो जितना भी Impreza पैकेजिंग की हमारी नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें सप्लाई करेगा। ठीक है। To help in making the decision, Impreza CFO has asked the CEO asked the CFO for an analysis of the cost of running Impreza packaging department. तो उसने कहा कि इसको इस डिसीजन में हेल्प करने के लिए Impreza का जो CEO है उसने रिक्वेस्ट की है, उसने कहा है CFO से कि आप इसका एक एनालिसिस बना दें कि Impreza पैकेजिंग डिपार्टमेंट को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अब आइएगा उस क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ पूछ रहे। वो कहते हैं जी कि इंक्लूडेड इन दैट एनालिसिस इज 99,100 ऑफ रेंट which represents the packaging department allocation of rent on Impreza factory building। देखो ये जो 99,100 की कॉस्ट है जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट इस वक्त को आप चार्ज कर रहे हो, ये एलोकेशन ऑफ रेंट ऑफ Impreza's फैक्ट्री बिल्डिंग। यानी जो Impreza की जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग तो यहाँ क्लोज नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ पैकेजिंग डिपार्टमेंट क्लोज है, उसका वो हिस्सा जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, एक मतलब स्टोर कह लो यहाँ, या एक ऐसी बिल्डिंग का हिस्सा जहाँ पैकेजिंग हो रही है, तो उसको रेंट एलोकेट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस पैकेजिंग डिपार्टमेंट को एलिमिनेट करता हूं तो क्या मेरा रेंट कम हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि रेंट में फैक्ट्री बिल्डिंग का दे रहा हूँ, उस फैक्ट्री बिल्डिंग में एक डिपार्टमेंट है पैकेजिंग डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट बंद करने से कौन सा रेंट कम हो जाना, तो लिहाजा ये कॉस्ट जो है ये डिसीजन मेकिंग के पॉइंट से रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। और जब भी मैं डिसीजन लूंगा तो ये मेरा कॉस्ट चूंकि सेव नहीं हो रही, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूं। ये चीज आपने डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट। इसे आगे देखिए, वो लिखता है इफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट इज एलिमिनेटेड, अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं, द स्पेस इट यूज विल बी कन्वर्टेड टू स्टोरेज स्पेस। तो फिर ये बात है, वही जो हमारे पास स्पेस है खाली होगी, उसके लिए हम स्टोरेज स्पेस के तौर पर हम उसको रेंट पर दे सकते हैं। Currently, Impreza rent storage space in the nearby warehouse for 110,000 per year। और उसने बताया कि इस वक्त Impreza जो है वो एक स्टोरेज स्पेस को, एक करीबी वेयर हाउस है, उसको 1,10,000 पर रेंट पर उसने दिया हुआ है। तो अब इसका क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी कॉस्ट है? ठीक है, देखिए अगर आप गौर से देखिए कि अगर मैं इसको बिल्डिंग को चूंकि वो खाली करता हूँ और ये वकेट हो जाएगा और इसको मैं रेंट पर दे देता हूँ, तो ये मेरी रेंटल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी और ये मेरा बेनिफिट जो मुझे कॉस्ट इनकर हो रही है उसको कंपनसेट करना शुरू होगा। ठीक है।
उसको कंपनसेट करे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, इसके अंदर ये डिस्कशन भी करना जरूरी है कि ये जो 110,000 कॉस्ट है पर ईयर, ये जो आपने स्टोरेज पर दी हुई है, ये तो एक पूरी स्टोरेज स्पेस है। अब क्वेश्चन ये है कि एक के इज देयर पॉसिबल कि ये जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट की जो स्पेस है वो एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस 110,000 पर रेंट आउट हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो कि ये इतने पे होगी, क्योंकि आपने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है 99,100 पे, और पूरी फैक्ट्री ली हुई है, एक डिपार्टमेंट नहीं लिया हुआ, पूरी फैक्ट्री। और आप एक डिपार्टमेंट एक 10 पे रेंट पे नहीं दे सकते, ये डिस्कशन में लाओगे इसको, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। और इसको अगर आप कीजिएगा फिर कहीं मसला आएगा तो हम इसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। अब आपका जो मैंने आपको टास्क देना है प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर वो मैंने उसको लेके चलना है, जो आपको शुरू करवाया था टॉपिक, उसको लेके चलना है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस कोर्स को मुकम्मल करना है हर हालत। और ईद के बाद जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिस क्लास होगी। तो अब ये जरा जो आपको मैंने दिया था, हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने अभी आपके सामने, हमने 4 क्वेश्चन किए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन और हैं। इसको आप जरा कीजिएगा, और अगर इसमें कोई मसला आएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस जरूर कर लेंगे। और इसको फिर अगर आप देंगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी भेज दूंगा, वो इतना टाइम इसको नहीं लगेगा, लेकिन पहले खुद करो इस क्वेश्चन को कर। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट सेम होती हो तो डिसीजन क्या लेंगे? अगर कॉस्ट सेम होती हो तो आप, यू विल बी इनडिफरेंट टू टेक अ डिसीजन, तो फिर हमें यकीनी बात है इन हाउस ही बनाना चाहिए। ठीक है, उसको बाई करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया, अब फिर उसको मिक्स करके, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना ये वैलिड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, ये वाली जो कॉस्ट है ये कम हो जाए, ये पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन के अंदर आपकी जो कॉस्ट है ना बाइंग की, वो हमेशा ज्यादा होगी, और वो कॉस्ट हमेशा कम होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, थ्योरी को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ना 99,600, जो मैं भी आपको बता रहा था, ये आपकी पोर्शन कॉस्ट है, और पोर्शन कॉस्ट किसी सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट है नहीं है। अच्छा, ये फैक्ट्री रेंट नहीं, ये पोर्शन है। ठीक है, तो ये 110 उसी का होगा, एग्जैक्टली उसी का। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। इसमें 1 मिनट आगे नमाज का भी टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये तो पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ का डिस्कस नहीं कर रहा। What is the meaning of practical application of differential cost analysis, and also describe some of the problem which may be applied? तो ये थ्योरी का आपको बुक से करनी पड़ेगी, जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसका थ्योरी का सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।